Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are starting from a new topic and the topic name is a force has a magnitude and its direction. So ये हमारा फर्स्ट टॉपिक मतलब प्रीवियस वीडियो में जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने फोर्स की, तो उस डेफिनेशन को पूरा समझने के लिए ये जो टॉपिक है ना, ये उस डेफिनेशन में भी अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद और ना आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. सो लेट्स स्टार्ट. अ फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये जो पॉइंट है ये आपने अपनी जो फोर्स की डेफिनेशन है उसमें भी पढ़ा होगा. तो उस डेफिनेशन को ही लेके टॉपिक्स के नाम लिए हैं और उस टॉपिक को आज अपन समझेंगे. An adult man can apply a large force on an object, whereas a child can apply only a small force on an object. ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि अपन पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से ये जो सेंटेंस है उसको अपन क्लियर करेंगे. तो ये बॉक्स है 90 kg का. तो इस बॉक्स को मूव कराने के लिए हमने एक बच्चे को बुलाया. तो उस बच्चे ने फोर्स लगाया. ये बॉक्स है 90 kg का. तो उस बच्चे ने फोर्स लगाया, बट उसके फोर्स से ये जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाया. क्या बच्चे ने फोर्स नहीं लगाया था? बच्चे ने फोर्स लगाया था, बट उसका फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इस 90 kg के बॉक्स को डिस्प्लेस कर पाए. तो उस बच्चे ने अपने पापा को बुलाया. पापा ने फोर्स लगा, उनके फोर्स से जो है वो ये जो बॉक्स है ये डिस्प्लेस कर गया. तो बच्चे ने फोर्स लगाया था, बट उसके फोर्स से जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाया. और पापा जी ने फोर्स लगा, उनके फोर्स से क्या हो गया, ये जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हो गया. ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि एन एडल्ट कैन अप्लाई अ लार्ज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज अ चाइल्ड कैन अप्लाई ओनली अ स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. दिस मीन्स दैट अ फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्स. ये सेकेंड लाइन कहना चाहती है, फर्स्ट लाइन के मीन में ही कहना चाहते हैं कि एक जो फोर्स है वो दूसरे फोर्स से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है दूसरे फोर्स से. ठीक है. तो जो बच्चे ने फोर्स लगाया वो क्या था, वो कम था पापा के फोर्स से. पापा ने जो फोर्स लगाया वो बच्चे के फोर्स से ज़्यादा था. इनफैक्ट एक फोर्स किसी फोर्स के इक्वल भी हो सकता है. जैसे अब पापा जी के भाई आए, ताऊ जी आए, तो ताऊ जी ने भी सेम फोर्स लगाया और उनके फोर्स से भी वो जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस कर गया. तो ये क्या, एक फोर्स किसी फोर्स से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इनफैक्ट इक्वल भी हो सकता है. नेक्स्ट है, अ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड. किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड का हेल्प से उसकी जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो बताते हैं. जैसे कि मेरी फ्रेंड बहुत लंबी है. आपको कैसे पता चलेगा मेरी फ्रेंड कितनी लंबी है? मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं बताई. अगर मैं बोलूँगी मेरी फ्रेंड की हाइट है वो 6 फीट है, तो आप बोलोगे कि हाँ मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी, उसकी जो हाइट है वो बड़ी अच्छी है. ठीक है. और सपोज अगर मैं यही बोलूँ कि मेरी फ्रेंड की हाइट है 150 सेंटीमीटर, मतलब कि वो छोटी है, तो आप बोलोगे कि हाँ मेरी जो फ्रेंड है उसकी हाइट छोटी है. ठीक है. और सेकेंड है, अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन. अब मैग्नीट्यूड को भी हम एक्सप्रेस करेंगे, किससे करेंगे? उसके एसआई यूनिट से जो है न्यूटन. अगर मैं बोलूँ कि मेरे और मेरे स्टूडियो की जो डिस्टेंस है वो है 10. अब आपको क्या समझ आएगा कि ये 10 क्या है? 10 किलोमीटर, 10 मीटर, या फिर क्या? मैंने आपको कोई वैल्यू ही नहीं बताई. अगर मैं कोई वैल्यू दूँ आपको कि मेरे घर से और मेरे स्टूडियो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का, तो आप समझोगे कि हाँ मेरे और मेरी जो स्टूडियो है उसके बीच का डिस्टेंस कितने का है? 10 किलोमीटर का. वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 9 है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या मतलब
आप समझ ही नहीं पाओगे ये अब ये 9 क्या है। अगर मैं बोलूँ कि एक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन है तो आप समझ जाओगे कि हाँ एक फोर्स लग रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9 है, 9 न्यूटन है। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, या फिर सम ऑफ नेट फोर्स आप बता सकते हो, ठीक है। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन makes an object of 1 kilogram mass to move at a speed of 1 meter per second। तो आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं न्यूटन को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 न्यूटन फोर्स which can makes an object of 1 kilogram mass to move at speed of 1 meter per second। तो ये लाइन कहना चाहती है कि एक किलो मास का एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप मूव करा पाओगे 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वो भी जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो होगा 1 न्यूटन का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं along with the magnitude of the force, the direction in which a force acts is also to be specified or taken into count। चलो ये कह रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड को तो ले लिया पर उसकी डायरेक्शन को भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसको भी लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है वो हम हमारे नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑल्सो चेंजेस। ये कहना चाह रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड या फिर जो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है वो चेंज हो गई तो आप जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि when two force act on an object then two cases arise, either the force acts in the same direction or the force act in opposite direction। तो इस लाइन को समझते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है, उसको मूव कराने के लिए हमने 2 जनों को लिया, एक है F1 फोर्स और एक सेकेंड है जो वो F2 है। मतलब 2 बच्चों को बुलाया, जो एक बच्चा है F1 दूसरा बच्चा है F2। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे उस पर फोर्स लगा रहे हैं। एक केस ये राइज होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाए, मतलब दोनों राइट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, या दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स से क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहे हैं और दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो बॉक्स है उसी जगह रहेगा। अगर दोनों अलग अलग है, मतलब एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा और दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा है मतलब जो राइट साइड पुश कर रहा है वो उसको पुश कर पाएगा, और जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है मतलब जो लेफ्ट साइड पुश कर रहा है वो डब्बा जो है ना वो डिस्प्लेस राइट साइड में करेगा, वो लेफ्ट साइड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो राइट साइड का फोर्स है वो ज़्यादा है लेफ्ट साइड के फोर्स से, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इन सब पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे एक सिमुलेशन की हेल्प से। सिमुलेशन मीन्स कि हम ऐसे एनिमेशंस के थ्रू पढ़ेंगे जिससे वो याद हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मूव कराने के लिए हमने फोर्स को लगाया है। कितना फोर्स लगाया है? 178 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम। जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे फोर्स को, वो जो स्पीड है बॉक्स के मूव होने की वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इससे एक और पॉइंट क्या आ जाता है कि तो हमने एकदम स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट of a particular body. If the body is in the rest, then it will convert it or it will help to move that body। मतलब
कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो उस बॉडी को मोशन में लेकर आ जाता है, और अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो रेस्ट पे आ जाता है। इससे क्या होता है, जो फोर्स है वो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज कर देता है। और इसी में सेम हुआ है, इसने क्या करा, हमने फोर्स लगाया, पहले ये जो ऑब्जेक्ट था ये था रेस्ट पोजीशन पे, जैसे ही उसने फोर्स लगाया उस फोर्स से क्या हुआ, ये मूव करने लग गया, और ये मूव भी उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। अगर अपन इसको फोर्स लगाते हैं लेफ्ट साइड में तो ये लेफ्ट साइड ही मूव करेगा, ये राइट साइड मूव करेगा ही नहीं, इसलिए जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ समझाने का ये था कि आप जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो ही ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब जैसे हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो नेट फोर्स है ये 2 साइड से लगता है। आपने टग ऑफ वॉर तो गेम सुना ही होगा, तो नेट फोर्स में भी यही होता है, बट जो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है कि नेट फोर्स में आप 2 साइड से फोर्स लगा सकते हो, तो दोनों साइड में से एक साइड को आप नेगेटिव लोगे और दूसरे साइड को पॉजिटिव लोगे, जिससे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेम वैल्यू के हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे देन इट्स वेल। अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये जो ट्रॉली है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे अब ये है, सम भी देखेंगे और इसकी वैल्यू भी देखेंगे। ये जो ब्लू कलर का बंदा है ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स से क्या होगा, ये जो ट्रॉली है ये लेफ्ट साइड में ही जाएगी। जैसे अभी मैं लेफ्ट साइड को माइनस में ले रही हूँ और राइट साइड को प्लस में ले रही हूँ, तो मतलब मैं, तो ये जो अपन इसमें जो सम आएगा ना ये उसी पे ही बेस आएगा। ठीक है, अगर आपको ये जो मतलब मैं जो ले रही हूँ उसके अपोजिट भी ले सकते हो, मतलब राइट साइड को आप नेगेटिव ले सकते हो, लेफ्ट साइड को आप पॉजिटिव में ले सकते हो। अब इसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था और उस 50 न्यूटन से ये जो ट्रॉली है ये इसी के साइड ही गई। ठीक है, अब सामने हम रेड वाले को भी बुला लेते हैं। ये दोनों कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स, मतलब सेम वैल्यू का फोर्स लगा रहा है, और इनका जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक -50 न्यूटन लगा रहा है, एक +50 न्यूटन लगा रहा है। प्लस और -50 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे आपका जो नेट फोर्स निकलेगा वो 0 निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मूव क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनका जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया है। और अगर मैं ब्लू वाले में एक और, मतलब एक बंदा और ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा, ये जो ट्रॉली है वो दूसरे, मतलब ब्लू वाले में ऐड करा तो ब्लू वाले की तरफ ही जाएगी, क्योंकि इनका जो नेट फोर्स है या फिर कह लो इनका जो दोनों का न्यूटन ऐड करके 150 न्यूटन बन रहा है, तो और इस साइड में 50 न्यूटन है, तो -150 न्यूटन है और एक साइड में +50 का न्यूटन है, तो इन दोनों से क्या बच रहा है हमारे पास, 100 न्यूटन बच रहा है। तो 100 न्यूटन जिस साइड, 100 न्यूटन इस साइड आ रहा है, तो ये जो ट्रॉली है ये इसी साइड मूव करेगी। या हम इधर भी एक और खड़ा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों जगह सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड लग रहा है, या फिर कह लो कि सेम अमाउंट के न्यूटन लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये ट्रॉली मूव नहीं करेगी, और ये जो इनका नेट फोर्स आ रहा है ना ये भी 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 लग रहा है, यहाँ पे -100 लग रहा है, इधर +100 लग रहा है, +100 और -100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे आपका जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, लेट्स गो स्लाइड पे चलते हैं
और इससे आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको सिमुलेशन दिखाया, सिमुलेशन से को ये सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है if the two force applied on an object act in the same direction, the resulting force acting on the object is equal to the sum of two forces। ये जो पॉइंट है ये कहना चाहता है कि अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो वो जो मतलब सेम अपन वही लेते हैं कि ट्रॉली है, उस ट्रॉली को मूव करवाना और जो दो बच्चों की हेल्प की है और दोनों बच्चे एक ही साइड में खड़े हैं तो क्या होगा, इससे ये जो ट्रॉली है वो उसी साइड मूव करेगी। रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, सम दोनों का सम, मतलब दोनों अगर 50-50 न्यूटन के भी फोर्स लगा रहे हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स बन रहा है और 100 न्यूटन के फोर्स से ये जो ट्रॉली है ये उसी तरफ मूव करेगी। ठीक है। In other words, when two forces act in the same direction, their effective magnitude increases. Simple है बात कि अगर सेम डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है तो मैग्नीट्यूड है जो आपका वो इंक्रीज ऑब्वियसली होगा। ठीक है। This will because it clear you the following example. Suppose there is a heavy box which a man can move only by pushing it very hard. एक बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है जिसको सिर्फ एक मैन पुश करेगा, मतलब एक मैन को पुश करने के लिए उसको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, मतलब उसको एक हैवी पुश देना पड़ेगा उस बॉक्स को डिस्प्लेस करने के लिए। नाउ इफ टू मैन्स पुश this heavy box in the same direction, it becomes much easier to move the heavy box। हाँ, तो दो जने आए, दो मैन आए और दोनों मैन सेम ही डायरेक्शन से उस बॉक्स को डिस्प्लेस करना चाहते, तो ये जो एक बंदा लगा रहा था फोर्स उससे बढ़िया तो अगर दो आके लगाएं तो वो और सेम डायरेक्शन में लगाएं तो ये वो जो बॉक्स है वो अच्छे से डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब एक अगर 20 न्यूटन का फोर्स भी लगा रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उनको हम ऐड करें ना, 10 इंडिविजुअल हम इनके नंबर्स को ऐड करें तो आएगा आपका 30 न्यूटन का फोर्स। 30 न्यूटन का फोर्स आया और ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स से भी ज़्यादा और 10 के न्यूटन से भी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ये जो बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, वो मूव कर पाएगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेस हो पाएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन टू मेन अप्लाई देयर force push together in the same direction, the two forces add up to provide a much bigger force। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर मैंने बोला कि अगर दोनों ही सेम मतलब सेम अमाउंट का ले लें तो भी 30 न्यूटन दोनों लगा रहे हैं और दोनों एक ही साइड से लगा रहे हैं तो वो इनका जो सम होगा, वो पॉजिटिव में ही लेंगे हम, मतलब मैं पॉजिटिव में ले रही हूँ, अगर आप उसको नेगेटिव में लेना चाह रहे हो यू कैन गो विद दैट टू। तो अगर वो सेम न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, 60 न्यूटन का। 60 न्यूटन क्या है, ये दोनों फोर्स से ज़्यादा है, तो वो जो बनाएंगे, मतलब दोनों मिलके जो फोर्स बनाएंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा, चाहे हम 20 और 10 न्यूटन का फोर्स लें, चाहे हम 30 न्यूटन का फोर्स लें। ठीक है। And this bigger force can move the heavy box very easily। Okay, if two forces apply on an object acting in the opposite direction, then the net force acting on the object is equals to the difference between the two forces। तो ये कहना चाहता है, ये पॉइंट कहना चाहता है कि एक बॉक्स है, सेम हैवी बॉक्स है, वो उसको मूव करने के लिए या फिर उसको डिस्प्लेस कराने के लिए हमने दो जनों की हेल्प ली और वो दोनों जने एकदम अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं और तब फोर्स लगाए, तो उनसे क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो नहीं हिलेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। कॉमन बात है,
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं लगा रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उनका जो सम नहीं होगा, इस द डिफरेंस होगा उन दोनों का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। एक को हमको प्लस में लेना पड़ेगा, एक को माइनस में लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो जो इनका जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा या फिर नेट फोर्स आएगा, या कह लो कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज में ही आएगा। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मूव कराने के लिए हमने 2 जनों की हेल्प ली है, ठीक है। इन 2 जनों, ये जो बंदा है ये फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, ये लगा रहा है 30 न्यूटन का, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा -20 न्यूटन का। तो इससे क्या हुआ, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगाते तो इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता, डिक्रीज नहीं होता। This will become more clear from the following example. Suppose there is a heavy box lying on the ground. Let the 2 men push this box for opposite direction, one from the left and other from the right. ये सेम है, इससे क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज में आएगा। सिंपल है, मतलब ये जो ये जो एग्जाम्पल है ये सेम उसमें जो भी अपन ने ये वाले पॉइंट पढ़े थे। इन अदर वर्ड्स, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, अपोजिट साइड खड़े, तो क्या होगा, तो अपोजिट साइड खड़े होने से होता यूँ है, वो जो बॉक्स है वो हिल ही नहीं पाता। Assuming that one of men is stronger to the other and applies a large pushing force than the other men, we can say that the box will move in the direction in which a large force is applied by the stronger man. तो ये पॉइंट कहना चाहता है कि एक बंदा है, मतलब 2 बंदों में से एक बंदा काफ़ी स्ट्रांग है और वो जो दूसरे बंदे से अच्छा फोर्स लगा रहा है, मतलब स्ट्रांग फोर्स लगा रहा है, जिससे क्या होगा, वो जो हैवी बॉक्स है वो उसी साइड मूव करेगा जिस साइड वो स्ट्रांग मैन फोर्स लगा रहा है। द बॉक्स विल हाउएवर move very slowly in this case because the net force acting on the box in this case is equal to the difference in the magnitude of the two force applied by 2 men. इसमें क्या होगा, वो बॉक्स है वो उसी तरफ मूव करेगा जिस साइड जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसने फोर्स लगाया, बट एकदम धीरे मूव करेगा, क्योंकि जो दोनों बंदे फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, उनका डिफरेंस होगा। डिफरेंस से क्या होगा, मतलब इन केसेस में जिस टाइम दोनों ही मतलब अपोजिट साइड में जब कोई खड़ा होता है, दोनों खड़े होते हैं, तो जो रिजल्टिंग फोर्स होगा, रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टिंग जो नेट फोर्स होगा वो एकदम डिक्रीज में आएगा, एंड दिस नेट फोर्स इज स्मॉल। If the two forces applied on an object are equal in magnitude and acting in opposite direction, then the net force acting on the object is 0. तो एक हैवी बॉक्स है, उसको उठाने के लिए 2 बंदों की हेल्प ली हमने और दोनों सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, सेम अमाउंट का न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये जो बॉक्स है वो हिलेगा नहीं और उनका जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। सिंस द नेट फोर्स acting on the object is 0, in this case object does not move at all, it will remain in the same position. तो इससे क्या होगा, ये हैवी बॉक्स है वो उसके ही जगह, मतलब जिस साइड से वो दोनों इसको मूव करवाना चाहते थे वो उसी ही जगह रहेगा, वो थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 men pushes a heavy box from opposite direction by applying exertedly equal force, then the heavy box will not move at all. तो ये जो सेंटेंस है ये कहना चाहता है कि अगर
जो मतलब एक बॉक्स को उठाने के लिए 2 बंदों की हेल्प ली और दोनों बंदे सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, वो इतना सा भी नहीं हिलेगा क्योंकि ये दोनों सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं और उनके सेम अमाउंट से ये जो बॉक्स है ये नहीं हिलेगा। It will remain it was. As familiar example of this case of equal force acting in opposite direction is provided by the game called tug of war. आपने स्कूल में खेला ही होगा टग ऑफ वॉर। उसमें क्या होता है, 2 टीम्स होती है। In this game 2 teams of persons pull at a rope in opposite direction. इसमें क्या होता है, 2 टीम होती है और दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होती है, जिससे क्या होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। Members of the both teams try to pull rope in their direction. तो वो जो रोप है उनको खुद की डायरेक्शन में खींचना चाहती है और जिस डायरेक्शन में वो आ गई, मतलब अगर वो हम सपोज करते हैं कि 2 हाउसेस का मैच हो रहा है जिसमें एक रेड है एक ब्लू है, तो उससे क्या होगा, जो दोनों फोर्स लगा रही है और ये जो रेड वाली है वो फोर्स ज़्यादा लगा रही है, तो वो जो रोप है वो उनके साइड आ जाएगी और मतलब ज़्यादा आएगी, जो ब्लू के पास नहीं आई है, तो उससे क्या होगा कि वो जो ये जो रेड टीम है वो जीत जाएगी। ये जो रोप है उसके बीच में एक रिबन भी बांधते हैं जिससे ये देख सके कि किस टीम ने ज़्यादा रोप को उनके साइड लिया और किसने कम लिया है। When the 2 teams pull the rope equally hard by applying equal force, the rope doesn't move in any direction. अगर ये सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली वो सेम अमाउंट का फोर्स लगाता है जिससे वो रोप बड़ी मुश्किल से किसी एक टीम के साइड ज़्यादा मूव करती है। ठीक है, अगर दोनों सेम अमाउंट का लगा रहे हैं तो वो जो रोप है वो नहीं हिलेगी और ना ही किसी डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम the 2 teams are playing equal but opposite force to the rope, due to which the net force acting on the rope is 0 and hence the rope doesn't move. तो इससे ये कहना चाहता है कि हाँ, अगर दोनों, इसमें क्या है कि वो सेम केस है जो अभी इससे 1-2 एग्जाम्पल पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि 2 फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिससे क्या होता है, अगर वो एकदम सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, वो खुद अपनी जगह पे ही रहेगा। In the starting, I have promised you that the definition of force will be clear by watching my both videos, and the first video link is in the description. Go and check out, and this video will clear your half of the definition. Half definition we have done in the part 1 and half definition we have done in our part 2. So hope you like my video. Please like, share and subscribe to my channel.